तो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कैसे अपनी बात रखी, आपने ये सुन लिया। अब आपको बता दें, पैलेट गन की भी एंट्री हो गई, चर्चा हुई उसको लेकर। कैसे छात्रों पर पैलेट गन चलाने को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। Stop the brutality! Stop the brutality against the students! छात्रों पे पुलिस दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों पे पुलिस दमन नहीं चलेगा। Down fascism! Down Delhi police! Down Delhi police! Stop the brutality! और आरोपों के मुताबिक कुछ दिन पहले पैलेट गन के शिकार हुए छात्रों के साथ राहुल मीडिया के सामने आए थे। आपको याद होगा ये देखिए, ये है पैलेट गन। थोड़ा घूम जाए। इसको कहते हैं पैलेट गन। इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा। ये तो पैलेट गन के इस्तेमाल पर राहुल ने सरकार से तीखे सवाल पूछे। गृह मंत्री अमित शाह पर भी लगे हाथों निशाना साधा। तो जो फायरिंग को लेकर यह सियासी टक्कर हो रही है, कौन क्या कह रहा है, ये सब कुछ आपके सामने हम डिटेल्स रख देते हैं, देख डालिए। छात्रों पर पुलिस के एक्शन को लेकर राहुल ने गृह मंत्री को घेरा तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधा हमला बोल दिया। जवाबी पलटवार में राहुल के एक एक आरोपों का जवाब दिया गया। लोकसभा में राहुल ने छात्रों पर पुलिस एक्शन पर सरकार को घेरा। राहुल का आरोप है गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अनुमति दी। राहुल ने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल दिखावा है, शिक्षा व्यवस्था शिक्षा मंत्रालय नहीं आरएसएस चला रहा है। राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जोरदार पलटवार किया। आप बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, आपको गंभीरता से बोलना चाहिए। ये किस आधार पर आपने बयान दिया, आपको इसके लिए माफी मांगनी होगी। गोली चली ये छोटी बात नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि किसी ने गोली चलाई। अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा अगर नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि छात्रों पर ऐसा व्यवहार किसने किया ये जांच करें। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने चुन चुन कर जवाब दिया। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली में गोली नहीं चलाई गई, दिल्ली में एक भी गोली नहीं चली है। गोली अगर चलती भी है तो गृह मंत्री इसका आदेश नहीं देते, स्थानीय मजिस्ट्रेट गोली चलाने का आदेश देता है। गृह मंत्री आपकी तरह विदेश के दौरे पर नहीं जाते चोरी छुपके। जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तब भी गृह मंत्री संसद में मौजूद थे। अमित शाह के काफिले में गाड़ियों की संख्या पर भी राहुल गांधी ने घेरा। राहुल के काफिले में 30 गाड़ी होने के दावे को खारिज कर दिया गया। अमित शाह के काफिले में उन्होंने कहा था कि 30 गाड़ी है, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर संबित पात्रा ने खारिज किया। और अब किसने क्या कहा, यानी सियासतदान क्या कह रहे, सुनिए उन्हीं की जुबानी। को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर उनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। तुम्हारा कहना है आइदर पॉसिबिलिटी, इनको जाना है, इनको हटाया जाना चाहिए। बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता। आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी का नाम को लेकर के, आप गृह मंत्री जी का नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, इस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। पैलेट गन चल गई और गृह मंत्री को पता ही नहीं था, तो जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की ही है। AK-47 चल रही है और गृह मंत्री के लिए आप कहेंगे कि नहीं वो जिम्मेदार नहीं है। भैया लाठी किसने चलाई, पैलेट गन किसने चलाई, राहुल गांधी ने चलवाई। सरकार तो तुम्हारी है ना, तो माफी तुम ही मांगोगे। AK-47 क्या राहुल गांधी जी ने चलवाई। मुझे हैरत है नेता प्रतिपक्ष LOP जी के व्यवहार पर। उन्होंने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री तो है ही है। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की जानकारी नहीं। भाई हल्ला गुल्ला उनको तो चाहिए, क्योंकि भाई राहुल गांधी जानते हैं आप तीर लगा रहे, डायरेक्टली तीर लगाया उन्होंने, तो उनको भी गहरी चोट आई।
सच्चाई के लिए गहरी चोट आती है लोगों को, इतना ध्यान में रखना। उसी के लिए उन्होंने हल्ला गुल्ला किया। और राहुल गांधी जी ने जो थ्री कैटेगरी बताई, उसमें एक अंधभक्त कैटेगरी बताई, वो खड़ी हुई सब। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी बात रखी, आपने सुनी किस तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया, कहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और क्या हमला बोला गया और जवाबी पलटवार क्या हुआ। इस दौरान आंदोलन खत्म होने के बाद सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दिपके अपने घर महाराष्ट्र के संभाजी नगर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज घर पर आराम से सो पाऊंगा, अपनी मां के हाथ का बना हुआ खाना खा पाऊंगा। हम तुम्हारे साथ हैं। अभिजीत दिपके तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो जय भीम के नारों के बीच अपने घर पहुंचने के बाद अभिजीत दिपके ने कई मुद्दों पर बात की। अभिजीत ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वो फिर से आंदोलन पर बैठ सकते हैं। सरकार ये सब ना करे। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। सरकार ये सब आइए अब आपको बता देते हैं कि पेपर लीक बिल जो है उसमें क्या खास है, गौर करिए। देखिए, लोकसभा में भारी हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ। लंबी चर्चा के बाद ध्वनिमत से यह बिल पास हो गया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक हुई, नारेबाजी हुई। नीट पेपर लीक के बाद इस पर बवाल शुरू हुआ था। सीजेपी ने जंतर मंतर पर इसको लेकर 36 दिनों तक प्रदर्शन किया। सोनम वांगचुक ने इसको लेकर अनशन किया। विपक्ष ने भी लोकसभा में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा बोला था। इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और अब वो एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास हो चुका है। पेपर लीक केस में सबसे बड़ा बदलाव सजा में किया गया है। पेपर लीक केस में अब तक 10 साल तक की जेल हो सकती है, यह बदलाव है। संगठित तरीके से पेपर लीक कराने या फिर नकल गिरोह चलाने वालों को अब अधिकतम 10 साल तक की सजा होगी। बिल में आर्थिक सजा काफी बढ़ा दी गई है, जैसे दोषियों पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। पेपर लीक के कारण परीक्षा अगर दोबारा करानी पड़े तो फिर उसका खर्च भी दोषियों से ही वसूल किया जाएगा। अब केवल प्रश्न पत्र लीक ही इसके दायरे में नहीं आएगा, बल्कि एआई की मदद से नकल परीक्षा प्रणाली की हैकिंग या फिर ऑनलाइन पेपर भेजना और साइबर धोखाधड़ी भी इसमें शामिल है। यदि परीक्षा कराने वाली एजेंसी, सर्विस प्रोवाइडर, तकनीकी कंपनी या कोई अधिकारी लापरवाही या मिलीभगत का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी। इससे पूरी परीक्षा व्यवस्था की जवाबदेही तय होगी और बिल में जांच एजेंसियों को ज्यादा अधिकार देने की बात कही गई है। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन। फास्ट ट्रैक अदालतों में मामलों की जल्द सुनवाई हो सकेगी। सरकार का मकसद पेपर लीक के मामलों को जल्द ही निपटा देना है, साथ ही दोषियों को समय पर सजा मिल जाए, ऐसा प्रावधान किया गया है। अब सुनिए पक्ष और विपक्ष में कैसे घमासान मचा है। इतना अच्छा बिल लाया है, छात्रों का डिमांड से और प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा एक फैसला लेने से अब एक नया कॉन्फिडेंस आया है छात्रों में। और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। हमारी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमारा अनुभव क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट से? इस साल के आंकड़े अगर आप देखेंगे 2025 में 1.5 लाख नए केसेस आ गए हैं फैसला कोर्ट्स में और सिर्फ 60,000 उन्होंने डिस्पोज किया। अगर आप ऐसे कुछ लॉ पास करेंगे, क्या न्याय भी आ जाएगा लॉ के साथ? नियम पास करने से जस्टिस नहीं आती, न्याय नहीं आती। उस बिल में कुछ नया नहीं, वो बिल तो पहले का बना हुआ है, 24 का बना हुआ। उसमें संशोधन जरूर लाए कुछ ये, लेकिन संशोधन के साथ साथ नियत अच्छी होनी चाहिए। नियत भाजपा की अच्छी नहीं है, सरकार की अच्छी नहीं है। इस बिल में लीक ना हो उसका क्या प्रावधान है? यह संशोधन है, कार्रवाई की संशोधन की। अगर कोई पकड़ा गया तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या जुर्म होगा? जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब सीबीआई की तरफ से वकील ही नहीं जाता तो फास्ट ट्रैक का क्या फायदा, उस कानून का क्या फायदा?
मैं देश के युवाओं को, विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। आज एक ऐसा बिल लोकसभा में पास हुआ है जहां पर कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा और ऐसे माफियागिरी को मिट्टी में मिलाने का काम भी किया जाएगा। ये मोदी सरकार ने देश के युवाओं के लिए जो निर्णय लिया है स्वागत योग्य है। हम इनका अभिनंदन करते हैं और देश के युवाओं को बधाई देते हैं। कितने अफसोस की बात है मैडम कि आईएएफ को इस्तेमाल, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर आजम 130 करोड़ आवाम के हैं, वो सिर्फ एक एग्जाम की निगरानी कर रहे हैं और ये सरकार बड़ी फख्र से कहती है कि वजीर आजम देख रहे हैं। एयरफोर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या एयरफोर्स को एक जमहूरी मुल्क में एक सिविलियन काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? सर, मैं टीका करने नहीं आई थी, मुझे लगा इतनी अच्छी डिबेट होगी, हम कुछ 4 अच्छी चीजें बोलेंगे, वहां से कुछ अच्छा आएगा और देश को एक मैसेज जाएगा कि इस पूरे मामले में हमसे एक आवाज में, जैसे पहलगाम के अटैक पर ऑपरेशन सिंदूर में हम सब लड़े थे, मेरी अपेक्षा थी कि शिक्षा के बारे में ये इनका बर्ताव होगा, बट ये उम्मीद क्या करें। इस बीच कंगना रनौत ने जेनजी को गटर जनरेशन बता दिया, जिसके बाद विवाद लगातार बढ़ता चला। सीजेपी की ओर से उन्हें जवाब तो मिल ही रहा है, सियासी पार्टियों ने भी मोर्चा खोला है कंगना के खिलाफ। प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं, बच्चे उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। तो कंगना रनौत ने ये बयान दिया वीडियो जारी करके, उसके बाद से उन पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया गया। सीजेपी ने भी आक्रामक रुख लिया है और इस बीच कंगना रनौत से जुड़ी एक और खबर, क्योंकि कहां प्रदर्शन, ये भी देखिए। कंगना रनौत के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीर और इस बीच कंगना रनौत के बयान पर सीजेपी के सौरभ दास ने जवाब दिया तो कंगना आग बबूला हो गई और उन्होंने भी फिर से पलटवार कर दिया। चलिए जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा और फिर सीजेपी के सौरभ दास ने क्या कुछ कहा और फिर कंगना को अभिनेता सोनू सूद ने भी क्या नसीहत दे दी। तो कंगना रनौत सबसे पहले सांसद है भारतीय जनता पार्टी, वो कह रही है ये पीढ़ी जिम्मेदारी उठाए बिना बस आजादी का दिखावा करती है। मैं इन्हें गटर जनरेशन या गटर छाप कहती हूं। वो पढ़ाई लिखाई में बेकार, बदसूरत और भ्रष्ट होते हैं, यहां तक कि अपना घर भी नहीं संभाल सकते। अब सौरभ दास ने जो पलटवार किया, प्रवक्ता सीजेपी की तरफ से, वो कह रहे हैं कंगना रनौत को उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, मतलब कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता, तो हम क्या लेंगे। उन्हें अपने पद की गरिमा और शब्दों को बनाकर रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज्यादा जेनजी ने देश के लिए किया है। अब कंगना रनौत का जो जवाबी पलटवार था सौरभ दास के ऊपर सीजेपी की तरफ, तो क्या उन्होंने कहा, मैं पब्लिक लाइफ में करीब 20 साल से हूं। सौरभ की उम्र तक में 2 नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी। जो व्यक्ति बेरोजगार हो वो कभी नहीं समझ सकता कि इतनी ज्यादा डिमांड में रहने का क्या मतलब होता है। डियर सौरभ, तुम्हारी प्रॉब्लम पर्सनल है, तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम सिर्फ बेकार हो। चलो स्किल्स सीखने से शुरू करते हैं। अब फिर से सौरभ दास, ये शब्द मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति के नहीं लगते। आप युवाओं के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके परिवार में जेनजी या जेन अल्फा का युवा हो तो क्या आप उसके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अब इस बीच सोनू सूद की एंट्री होती है, अभिनेता। वो कह रहे हैं ये युवा ही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं, जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत शर्मनाक बात है। जरूरी है कि आप कुछ भी सोच समझकर बोलें, क्योंकि जनता ही ईश्वर का दूसरा रूप है। और अब सुनते हैं कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं और सियासी पार्टियों के नेता क्या कह रहे हैं। टेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। भाषा और गुंडागर्दी की बात कंगना रनावत जी ना
करे तो ही अच्छा है। गुंडों की पार्टी, मारपीट करने वालों की पार्टी कौन सी है इस देश में सबको पता है। और जिनको आप गटर जनरेशन बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम गटर जनरेशन है, क्योंकि हमें आप लोगों ने कॉकरोच भी बोला है, लेकिन ये याद रखिएगा कि यही कॉकरोच ने गटर से निकलकर सड़क पर आकर आपके एक मंत्री का इस्तीफा दिया। मुझे लगता है कि ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आपका जो प्रोफेशन है वो कोई भी हो, आप एक्टर हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी हैं, जब तक लोग आपके साथ जुड़े हैं तब तक आप का जो अस्तित्व है वो इस दुनिया के अंदर मायने रखता है। अगर रानौत जी ने घिनौना कहा है तो मुझे लगता है इसका फैसला, इस पे जवाब देश की जनजी दे देगी उनको। देखिए, वो खुद एक सांसद है और ऐसी भाषा उनको नहीं यूज करना चाहिए। और ये जेनजी जो है ये आने वाले देश का भविष्य है। और जब जेनजी सड़क पे उतरता है, अपने सवाल जवाब करता है, अपने हक की बात करता है, अपने अधिकारों की बात करता है, तो उनको बातों से जवाब देना चाहिए, ना कि उनको अपमान करके जवाब देना चाहिए। देखिए, पेपर लीक को लेकर इस बीच 92 जगहों पर छापेमारी हुई और साथ ही सीबीआई ने 20,000 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। तो सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है, चलिए जल्दी से जान लीजिए कि सीबीआई की चार्जशीट में क्या कुछ है। देखिए, नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है। इसमें 13 आरोपियों को नामजद किया गया है। फिलहाल वो जेल में है और इसमें 422 दस्तावेज और 43 भौतिक साक्ष्यों को शामिल किया गया है। सीबीआई ने अपनी जांच में 360 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए हैं। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया है कि प्रश्न पत्र के कुछ हिस्से लीक किए गए थे, जिसमें अब तक गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों की अहम भूमिका थी। इस बात की पुष्टि डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर हो चुकी है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को तय की है। पेपर लीक केस में सीबीआई ने 12 मई 2026 को एफआईआर रजिस्टर की थी, जिसके बाद 72 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम गठित की गई, जिनमें 8 साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया था। जांच के दौरान महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 92 स्थानों पर छापेमारी की गई। इन छापों में डिजिटल डिवाइस, मोबाइल कंप्यूटर्स इत्यादि जब्त किए गए। फोरेंसिक इमेजिंग और डिजिटल विश्लेषण से पूरे नेटवर्क की जांच की गई गहनता के साथ। इस केस में एनटीए से जुड़े 3 विषय विशेषज्ञ भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स विषयों के विशेषज्ञ शामिल हैं। जांच में पता चला कि कुछ बिचौलियों ने लीक प्रश्न पत्र लोगों तक पहुंचाया। कोचिंग संस्थानों से जुड़े 2 व्यक्तियों को भी इसमें गिरफ्त में लिया गया। जांच के दौरान सीबीआई ने कथित मनी ट्रेल का भी विश्लेषण किया। एजेंसी ने कई बैंक खातों, बैंक लॉकर्स और डीमेट अकाउंट्स फ्रीज किए। तो सीबीआई की चार्जशीट पर आरोपियों के वकील ने क्या कुछ कहा और सियासी बयानबाजी पर इस पर कैसे तमाम लोग बयानबाजी कर रहे हैं, सुनते हैं सबको। नीट 2026 के पेपर लीक मामले में जो सीबीआई जांच कर रही थी, एफआईआर रजिस्टर्ड की थी, जिसमें 13 लोग अरेस्ट किए गए थे विभिन्न जगहों के। उनके खिलाफ जो भी थी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, चार्जशीट कंप्लीट है। चार्जशीट सीबीआई ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में फाइल कर दी है। नई फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद बना दी गई है। अब वो फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना काम तेजी से कर रही हैं। खाली देखिए, चार्जशीट दाखिल करने से मैं फिर भी ये कहूँगा सिर्फ इस वजह से नहीं कि सत्ता का विरोध करना है। चार्जशीट दाखिल करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप पिछले उठा करके देखें 26 आरोपी थे उसके अंदर, जिसमें से 25 लोगों को जमानत मिल चुकी है। तो चार्जशीट सिर्फ दाखिल करना मतलब नहीं, दाखिल ऐसी होनी चाहिए कि उन लोगों को किसी तरह से कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए और ये सुनिश्चित होना चाहिए आप लोगों का पक्ष मजबूत तो होना चाहिए कि कम से कम उन लोगों को, किसी अपराधियों को इस चीज का लाभ नहीं मिल सके। जो आज जो सीबीआई ने चार्जशीट भी पेश कर दिया और तुरंत इसका सुनवाई होगा। दोषी जो लोग हैं उनको समाज का सामने कानून का दायरा में उनको सजा जरूर सुनाए। जी देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का हिस्ट्री उठाकर आप देख लेंगे, सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। अगर ऐसा हो कर पाते हैं ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन इतिहास ये कहता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बावजूद बहुत सारे मामलों में अभी तक न्याय नहीं मिला है। सीबीआई की जांच करवाकर 13 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब उसकी सुनवाई जल्द होगी तो जैसा मैंने कल कहा था, माफियों को माफिया जो है और जो इस पेपर लीक में शामिल है उनको मिट्टी में मिलाने का, जेल में सड़ने का काम भी हम लोग करवाएंगे।
देखिए, संसद के मानसून सत्र के बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की एक बातचीत सोशल मीडिया पर चर्चा में है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, संसद परिसर के बाहर दोनों नेताओं के बीच बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की कार्रवाई को लेकर बातचीत हो रही है। रामदास आठवले पप्पू यादव से कहते सुनाई देते हैं, आप हमारे साथ आइए। डबल इंजन की सरकार है सर, आप दलित के लीडर हैं, आप हमारे साथ आइए सर, हम आपके साथ आए सर। डबल इंजन की सरकार है सर, आप दलित के लीडर हैं, आप हमारे साथ आइए सर, हम आपके साथ आए। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन से चर्चा में आए गाजियाबाद के मोहम्मद जुनैद मलिक इन दिनों चर्चाओं में तो हैं ही। जुनैद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुलाकात की और इस बीच संसद परिसर में आज एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव एक दान पेटी लेकर वहां पहुंच गई। उनके साथ समाजवादी पार्टी के सांसद भी थे। दरअसल वो बीजेपी को राम मंदिर चंदा चोरी पर घेर रही थी। वो सरकार बदलनी है, पैसा कहाँ गया बीजेपी के खाते में, बीजेपी के खाते में जो सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है, बीजेपी के खाते में राम धन हुआ गबन, राम धन। और डिंपल यादव ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा, दान पात्र में पैसे डालिए। तो आइए अब देखते हैं कि पूरा मामला ये क्या है और डिंपल ने क्या किया और फिर क्या हुआ। तो सुनिए, पूरी बात समझिए। सपा के सांसद है डिंपल यादव, दान पात्र लेकर वो संसद भवन पहुंची। संसद के बाहर उनके साथ उनकी पार्टी के कई सांसद मौजूद थे। उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों और मीडिया से कहा, इसमें पैसे डालिए। फिर सपा के कई सांसदों ने पैसे डालने शुरू किए। अखिलेश यादव ने भी नोट डाला। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जमकर नारेबाजी भी की। डिंपल यादव ने कहा, बीजेपी की नीयत और नीति दोनों साफ नहीं है। डिंपल यादव के बाद अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना शुरू किया और कहा, जो चंदा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक कैसे रोकेंगे। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, सरकार बड़ी मछलियों को बचा रही है। अवधेश प्रसाद ने कहा, यह सरकार अयोध्या से आई है और अयोध्या से ही जाएगी। तो दरअसल चंदा चोरी को लेकर सपा लगातार बीजेपी को घेर रही है। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है और सपा को लग रहा है कि यह बड़ा मुद्दा बनेगा। और अब चंदा चोरी को लेकर सियासत बहुत तेज है। तो सुनते हैं नेता यानी माननीय लोग क्या कह रहे हैं। बात वही है कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। रोज कोई न कोई नया सुगुफा लाके संसद की कार्रवाई ना चले, इसके लिए नया सुगुफा छोड़ते हैं। विपक्ष को मैं ये कहूंगा कि आप सदन में आओ और सदन में आप बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपने सुझाव दो और चर्चा करो। चर्चा से भाग क्यों रहे हो? राम मंदिर में जो चोरी हुई है, जो उजागर हुई, हजारों करोड़ का मामला है, ये कोई मामूली चोरी नहीं है। और ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे देशवासियों की आस्था की चोरी है, उनकी श्रद्धा की चोरी है, उनकी भावनाओं की कहीं ना कहीं आहत पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार बड़ी बड़ी मछली को बचा रही है, लेकिन ये कितनों बचाएं, प्रभु श्री राम के मंदिर का डकैती है। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिहानी। तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ये जाएंगे। अयोध्या से सरकार आई है, अयोध्या से जाएगी। तो खुद फेयर हो जाए, खुद ही फेयर नहीं है। कितनी चोरी, कितनी डकैती, सवाल कानून की कमी का नहीं है, नियत की कमी का। आगे बढ़ते हैं और अब बात मध्य प्रदेश की। जी हां, तो छात्रों के बाद सड़क पर किसान आ चुके हैं, लेकिन क्यों, ये आपको हम अब बताने जा रहे हैं विस्तार से। पहले ये तस्वीरें देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है जो आप देख रहे हैं, जहां आसपास के सैकड़ों किसानों ने हल्ला बोल दिया है और सीएम हाउस घेरने के लिए निकल रहे हैं।